हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं 4R अर्थात रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ साथ रिलायंस जो होम फाइनेंस है उसकी, क्योंकि इसमें देखा गया है कि जो रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर है इसमें बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के आई हैं और उस न्यूज़ के कारण ही इसमें पिछले 2 दिनों में ही इस कंपनी ने 23 रुपये से बढ़ के 32 रुपये पर ट्रेड करती हुई नजर आई है और अपने शेयर होल्डरों को लगातार मालामाल करते हुए नजर आई है। तो हम इस वीडियो में जो रिलायंस पावर से संबंधित जो भी न्यूज़ें होंगी उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कंपनी है ये फिलहाल जो डीबीएस बैंक का जो इन्होंने लोन डिफ़ॉल्ट किया था उसके बारे में सेटलमेंट से संबंधित भी कुछ जो जानकारी इन्होंने एक्सचेंज को बताते हुए नज़र आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिलायंस कैपिटल की, तो रिलायंस कैपिटल से संबंधित कुछ न्यूज़ें भी निकल के आई हैं और इससे जो क्रेडिटर हैं उसके संबंधित जो मीटिंग हुई है उस मीटिंग में क्या हुआ है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में चूँकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है समाधान प्रक्रिया से गुजर कर, एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर कर ये फिर आगे आई है और इस कंपनी में देखा ये गया है कि ये फिलहाल 1.5 रुपये से 2 रुपये पे एक समय ट्रेड करती थी और ये 5.5 रुपये के आसपास पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। तो इसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें कुछ न्यूज़ या अपडेट निकल के तो नहीं आया है। और लास्ट में जाते जाते हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के बारे में भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इसमें आगे कुछ प्रक्रिया कहां तक पहुंची, क्या कुछ अपडेट निकल के आया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले रिलायंस पावर के बारे में जो बड़ी बड़ी न्यूज़ें निकल के आई हैं उसे देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब पिछले दिन 5 तारीख को मार्केट बंद हुआ था तो ये 31 रुपये 20 पैसे पे बंद होता हुआ नजर आया था, लगभग 2.5% की तेजी के साथ। और उससे पहले अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 32% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आया था और ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में ही 32% का आसपास का ये रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आया है। जबकि अगर हम बात करें 1 महीने की चार्ट पैटर्न की तो 30% का, 6 महीने में इसने लगभग पैसे को डबल कर दिया है और 107% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं यह टेल डेट की बात करें तो 32% का, जबकि अगर हम इसके 1 साल की बात करें तो 1 साल में इसने 114% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आई है। लेकिन इसके बारे में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो कंपनी है एक डेब्ट से भरी कंपनी है और इसका अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका चार्ट पैटर्न लेफ़्ट टू राइट नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि हम चूँकि जानते हैं कि कोई भी शेयर हम खरीदते हैं तो इसमें जो चार्ट पैटर्न होता है वो लेफ़्ट टू राइट ऊपर जाना चाहिए। तो ये चार्ट पैटर्न ही दिखा रहा है कि इस कंपनी बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो डेब्ट से भरी समस्या है। तो इसे धीमे धीमे ये कंपनी सॉल्व करते हुए नज़र आ रही है और इसी के संदर्भ में लगातार कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आई हैं। एक अगर हम पहले न्यूज़ की अगर हम बात करें तो इसमें 11 जनवरी को एक जो फाइनेंस से संबंधित एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिसमें बहुत बड़े बड़े जो बैंकर हैं उनके बड़े बड़े अधिकारी शामिल होंगे और साथ ही साथ आरबीआई का जो हेड होंगे वो भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो इसमें निर्णय क्या होना है, इसमें पावर से संबंधित जो फाइनेंस होना है उससे संबंधित इसमें निर्णय होगा। जो इसमें तेजी आई है उस तेजी में उस जो 11 तारीख को मीटिंग होनी है उसमें होने वाले निर्णय से संबंधित होने के कारण भी इसमें तेजी आती हुई दिखाई दी है। और ये जो 11 तारीख को मीटिंग में अगर पॉजिटिव फैसला हो जाता है तो आप देखेंगे कि सिर्फ रिलायंस पावर ही नहीं बल्कि जितने भी पावर से संबंधित कंपनियां हैं उसमें अच्छी खासी तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये पहला न्यूज़ के बारे में हमने आपको डिटेल दे दिया। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इन्होंने अनाउंसमेंट के माध्यम से 5 तारीख को कुछ बताया है कि जो इसके डीबीएस जो बैंक है उसके संबंध में जो इन्होंने लोन डिफ़ॉल्ट किया था उसके बारे में भी कुछ जानकारियाँ निकल के आई हैं। चलिए अब उसे भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो न्यूज़ है 5 जनवरी को निकल के आई है और इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी इसमें दी गई है कि ये जो डीबीएस बैंक है जिसका लगभग लोन जो है 110 करोड़ के आसपास इसका टोटल लोन है, उसके बारे में ये बता रहे हैं कि इस कंपनी में जो 5 जनवरी को जो डेटा निकाल के दिया है उसमें ये जो ऑब्लिगेशन जो भी इनके संबंध में आई हैं, जो बारोइंग है उसके संबंध में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट ये करते हुए नज़र आएंगे आने वाले समय में।
और ये जो सेटलमेंट होगा वो लोन से संबंधित ये सेटलमेंट करते हुए नज़र आएंगे और इसमें कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होने वाली और ये इसमें कोई भी अदर कनेक्शन नहीं होने वाला है, अर्थात ये आपसी सहमति से ये समझौता होता हुआ नज़र आएगा। और ये जो डेब्ट लगभग 110 करोड़ का ये डेब्ट अगर चुका देंगे इस कंपनी को, तो ये जो कंपनी लगातार जो डिफ़ॉल्ट से संबंधित नोटिस इनको भेज रही है वो नोटिस नहीं आती हुई दिखाई देगी। और जल्द ही आप देखेंगे कि इससे संबंधित जो सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ है डीबीएस बैंक से संबंधित, उससे संबंधित ये पूरा डेटा भी जारी करते हुए नज़र आएंगे। तो ये एक और पॉजिटिव पॉइंट होने के कारण इसमें आप देख रहे हैं लगातार अच्छी खासी और तेज़ी दिखाता जा रहा है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो एक जो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है वो न्यूज़ ये है कि जो रिलायंस पावर का लिंक एग्रीमेंट जो हुआ था 1200 मेगावाट का, जो कलई हाइड्रो जो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वो सरकार जो है यानी अरुणाचल प्रदेश जो सरकार है वो 128 से 129 करोड़ में खरीदती हुई नज़र आ सकती है। और अर्थात ये रिलायंस पावर को जो टीएचडीसी इंडिया है उसे बेचता हुआ नज़र आ सकता है। इसके बारे में आगे ये जानकारी दे रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जो फाइलिंग द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश कलई पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी रिलायंस पावर एंड THDC India Limited have been linked an agreement in regarding 30 दिसंबर 2023। और ये जो पैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है ये इसलिए हो रहा है ताकि रिलायंस पावर की जो सब्सिडरी है इसे 128 से 29 करोड़ में खरीदते हुए नज़र आ सकती है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में लगातार कोई ना कोई बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और यही कारण है कि इसमें लगातार तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुछ और भी न्यूज़ें हैं जिसके कारण इसमें तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब उसे भी देख लेते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो ये कि इसमें लगातार बल्क डील भी अच्छे खासे हो रहे हैं, अच्छी खासी परचेजिंग भी हो रही है और अच्छी खासी इसमें सेलिंग भी हो रही है। और यही कारण है कि 5 तारीख को आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी परचेजिंग हुई है 31 रुपये 86 पैसे 77 पैसे 31 रुपये 86 पैसे पे। और ये जो परचेजिंग करने वाले जीएम ट्रेडिंग है, प्योर ब्रोकिंग है, ग्रेविएशन रिसर्च हैं और ये सारे के सारे एनएससी पे ट्रेडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, परचेजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और 5 जनवरी को आप देखते चले जाइए, उसके बाद ये सेलिंग से संबंधित सारी डेटा इसमें दिए गए हैं जो ये दिखा रहा है कि इस कंपनी में अच्छे खासे ऑपरेटर भी सक्रिय होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये इसलिए इसमें सक्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जो 11 जनवरी को मीटिंग होने वाली है और ये जो डीबीएस बैंक से संबंधित जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई है और जो कलई अरुणाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट को बेचने वाले हैं, उसके बाद इसमें ऑपरेटर अच्छी खासी सक्रियता दिखाते हुए इस कंपनी में रिटेल इन्वेस्टरों के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिए हैं। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी के चार्ट पैटर्न को विधिवत जानकारी के साथ पढ़िए और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करिए, उसके बाद ही कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो आप इसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा जितने कि आप अपने घर के कबाड़ बेचने के बाद जो आपको पैसा मिलता है, क्योंकि इसमें लगाया गया पैसा ये थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है। थोड़ा सा क्या, ये इसमें बहुत अच्छी खासी रिस्क की संभावना दिखाई दे रही है। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा। हालांकि इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रही है, उससे पहले 4 जनवरी को भी अच्छी खासी परचेजिंग और सेलिंग दिखाई दे रही है, उसके पहले 3 को भी, और उससे पहले अगर हम बात करें तो 2 जनवरी को भी अच्छी खासी और 1 जनवरी को भी इसमें दिखाई दे रही है और 29 दिसंबर को भी। तो इसमें लगातार ऑपरेटर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम अगर बात करें रिलायंस होम फाइनेंस की, तो इस कंपनी ने पिछले 1 साल से लेके 6 महीने की बात करें तो अच्छा खासा रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दिया है। और पिछले दिन जब मार्केट बंद हुआ था 5 तारीख को, उस समय भी ये लगभग 5% का अपर सर्किट लगते हुए 5 रुपये 30 पैसे पे बंद होता हुआ नजर आया था। जबकि 5 तारीख की अगर हम बात करें तो 5 दिन में ही इसने लगभग 20% का, 1 महीने में तो इस पैसे को 120% के आसपास बढ़ाते हुए नजर आई है। जबकि अगर हम 6 महीने की बात करें तो 63% का, ईयर टिल डेट की बात करें तो 19% का, वहीं
अगर हम 1 साल की बात करें तो ये 55 से 56% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आई है। अर्थात 1 महीने में ही इसने अपने शेयर होल्डर को 120% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। बात करें कि इसमें कुछ अपडेट निकल के आए हैं क्या, तो इसमें फ़िलहाल कोई भी अपडेट निकल के आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट अपडेट निकल के आया था वो 1 को यानी 3 जनवरी को निकल के आया था और ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट से संबंधित अपडेट था। और चूँकि आप जानते हैं ये जो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड शेयर है, ये फ़िलहाल ये कंपनी एक एनसीएलटी प्रक्रिया से गुजर के फिर आगे आई है और यही कारण है कि ईआईआरपी स्टेज 1 से आगे गुजरती हुई निकल के फिर ये इतनी तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ रही है। बात करें इसमें ट्रेडिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसमें डिलीवरी पोजीशन उठाई जा रही है, अच्छी खासी डिलीवरी पोजीशन उठाई जा रही है और जो क्वांटिटी ट्रेड हो रही है वो भी अच्छी खासी ट्रेड होते हुए नज़र आ रही है। अगर हम 5 जनवरी की बात करें तो 5 जनवरी को ये लगभग 1.5 करोड़ शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा इसमें डिलीवरी उठता हुआ नज़र आया है। और ये आज से डिलीवरी ये इतनी नहीं उठाई जा रही है, बल्कि पिछले 1 महीने से इसमें लगातार अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको कहना चाहेंगे कि अभी हाल ही में ये कंपनी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजरी है, इसलिए इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लीजिए। इस कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी को कौन कंपनी ने खरीदा है, कौन से बड़े बिजनेस घराने ने इसकी खरीदारी की है, इसके अलावा इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, इस कंपनी में और सारी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचिएगा। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी जरूर लेते हुए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित बना रहे। अब हम अगर बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड शेयर की, तो इसमें आप देख रहे हैं कि अभी भी इसमें जो एनसीएलटी की समाधान प्रक्रिया है उससे गुजरती हुई नज़र आ रही है और यही कारण है कि इसमें आईआरपी स्टेज 1 में ये शामिल होते हुए नज़र आ रही है। और इस पर आईबीसी जो रिकमेंडेशन पोस्ट है और ट्रेडिंग क्लोज रिस्ट्रिक्टेड होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सोमवार को चूँकि आप जानते हैं कि जब आईआरपी स्टेज 1 में कोई भी शेयर शामिल होता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होती है, अर्थात सोमवार को इसमें ट्रेडिंग होती हुई नज़र आ सकती है। तो इसमें आप ध्यान से कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा और जब भी इन्वेस्टमेंट करिएगा उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इन्वेस्टमेंट करिएगा। अब हम अगर बात करें इसमें अपडेट की, तो फिलहाल इसमें एक अपडेट आता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो अपडेट है इसके बारे में कोई भी इतनी डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। बस ये बताया गया है कि जो अनलिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज़ है, जो प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन्स है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हुए ये बताया गया है कि इसके एक लिस्ट ये ज़रूर आगे जारी करने वाले हैं और इसमें जो पेमेंट और रीपेमेंट जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा इन सबसे संबंधित, तो आने वाले समय में जब ये पीडीएफ जारी करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हुए फिर इसके बारे में वीडियो बनाते हुए नज़र आएंगे। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अपडेट निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, इसके बाद इसमें कोई भी अपडेट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें इसमें डिलीवरी पैटर्न की, तो चूँकि आप इसमें सिर्फ और सिर्फ सोमवार को ट्रेडिंग होती है और यही कारण है कि 1 जनवरी को इसमें ट्रेडिंग हुई थी और फिर आप देखेंगे कि कल यानी सोमवार को इसमें ट्रेडिंग होती हुई नजर आएगी। जब 1 जनवरी की इसमें ट्रेडिंग हुई थी तो लगभग 4.5 लाख के आसपास शेयर जो है क्वांटिटी ट्रेड किया गया था, इसमें से पूरा का पूरा डिलीवरी उठती हुई नज़र आई थी। अब हम अगर बात करें अगले आर यानी रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की, तो ये जो कंपनी है पिछले 5 दिन जब ट्रेडिंग सेशन हुआ है 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक, तो लगातार इसमें ट्रेडिंग हुई है और ये आईआरपी स्टेज 1 से निकल के आईआरपी स्टेज 0 में शामिल होते हुए नज़र आ रही है और यही कारण है कि इसमें लगातार ट्रेडिंग होती हुई नज़र आ रही है। कहने का अर्थ ये है कि जो इस कंपनी को आईआईएफएल यानी जो इंडसइंड बैंक की जो पेरेंट कंपनी है वो खरीदते हुए नज़र आई थी, तो उसका जो पूरा डिटेल है वो फाइनल होता हुआ नज़र आ रहा है और यही कारण है कि इसमें ये तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है और लगातार इसमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें एक 5 तारीख को मीटिंग भी हुई है जो क्रेडिटर हैं उनकी, तो इसमें मीटिंग में क्या कुछ निर्णय हुआ है उसके बारे में चलिए थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जो 5 तारीख को मीटिंग हुई है उसमें जो पोस्ट फैक्ट जो इंटीमेशन का 57th मीटिंग हुई थी, जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर हैं उनकी लगभग 3:30 बजे के आसपास, और इसमें आगे ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनसे संबंधित जो भी निर्णय लिए गए हैं वो आगे आने वाले समय में हम आपको बताते हुए नज़र आएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 57th जो मीटिंग हुई है जो
जो कंपनी के कमेटी ऑफ क्रिएटर्स की, उसमें क्या-क्या निर्णय लिया गया है, वो फिलहाल डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। जब भी इससे संबंधित डिटेल जानकारी दी जाएगी, तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएँगे। अगर अब बात करें इसमें डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें वॉल्यूम बहुत ही कम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र 36,000 शेयरों की इसमें ट्रेडिंग हुई है 5 तारीख को, और पूरा का पूरा डिलीवरी के रूप में उठता हुआ नज़र आया है। तो ये बता रहा है कि इस कंपनी में जो ट्रेडर हैं, वो उतना भरोसा नहीं दिखा रहे हैं, न ही इसमें इन्वेस्टर अच्छा खासा भरोसा दिखा रहे हैं, और यही कारण है कि इसमें वॉल्यूम बहुत कम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस जो भी हमने 4 कंपनियों की बात करी, उसमें एक एक जो रिलायंस पावर लिमिटेड शेयर है, वो डेब्ट से भरी कंपनी है, और जो 3 कंपनियां हैं, वो एक तरीके से एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर के सामने आई हैं, जिसमें से रिलायंस कम्युनिकेशन जो लिमिटेड है, वो फिलहाल वो भी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रहा है, और जो रिलायंस कैपिटल है, वो एनसीएलटी की प्रक्रिया के लास्ट स्टेज से गुजरता हुआ नजर आ रहा है, जबकि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड है, वो फिलहाल एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर के वो नॉर्मल ट्रेडिंग में लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो इन चारों स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके उसे फिर पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचिएगा, क्योंकि ये चारों जो कंपनियां हैं, बहुत ही रिस्की कंपनियां हैं, और ये इसलिए रिस्की हैं क्योंकि अभी भी एनसीएलटी की प्रक्रिया से गुजर रही हैं, और इसमें जो रिलायंस पावर है, वो डेब्ट से भरी कंपनी है। और इसके चार्ट पैटर्न को जब आप देखेंगे तो पाएंगे, चारों के चार्ट पैटर्न जो है, मैक्सिमम में जो लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न होता है, वो रेड में दिखाई देते हुए नज़र आएगा। इसलिए इसमें जब भी इन्वेस्टमेंट करिए, पूरी डिटेल जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।